नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे भूगोल का, जिसमें हम खनिज पदार्थों के बारे में और ऊर्जा से जुड़े संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमें खनिज पदार्थ की ज़रूरत है। चाहे हम सुबह सुबह मंजन कर रहे हैं तो उसमें माइका का इस्तेमाल होता है। जितने भी कंटेनर्स हम काम में लेते हैं ज़्यादातर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो फ्लोराइड है वो दांतों के लिए काम में आता है, तो टूथपेस्ट मंजन में आपके काम में आता है। सिलिका, लाइमस्टोन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निरंतर जानते हुए या अजानते हुए हम किसी ना किसी तरीके से काम में लेते हैं। हमारे शरीर के कुल न्यूट्रिएंट्स का लगभग 0.3% जो है वो मिनरल्स या खनिज पदार्थों के द्वारा बनाया हुआ है। और जब भी हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि उनका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। तो हर मिनरल का एक निश्चित अलग स्ट्रक्चर होगा। सिलिका का स्ट्रक्चर माइका से अलग होगा, माइका का स्ट्रक्चर लाइमस्टोन से अलग होगा। अगर हम सबसे कठोर मिनरल की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि हीरा जो है एक बहुत ही कठोर मिनरल या खनिज पाया गया है। दूसरी तरफ टेल्क जो है, जो आपका टेल्कम पाउडर में काम में आता है, वो बहुत ही सॉफ्ट है। अब ये कितना कड़क है या सॉफ्ट है, कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हम मोह स्केल पे नापते हैं। तो मोह स्केल जो है वो हार्डनेस को दर्शाता है या कोई मिनरल या कोई खनिज कितना कड़क है। अब अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको एक पत्थर मिलेगा, उस पत्थर के अंदर थोड़े थोड़े खनिज पदार्थ होंगे। तो जो पत्थर जिससे खनिज पदार्थ निकाला जाता है उसको ओर कहा जाता है। अगर मैं किसी पत्थर में से प्रॉफिटेबली खनिज निकाल पाती हूँ तो वो क्या होगा, वो आपका ओर कहलाएगा। और हम सिर्फ उसे ही कहते हैं जिसे हम प्रॉफिटेबली डिराइव कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा पत्थर है, पर उसमें से मैं कहती हूँ कि 0.001 ग्राम अगर आप खनिज निकाल पाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको हम और नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास एक और पत्थर है जिससे मैं कहती हूँ मैं कम से कम 10 किलो जो है लोहा निकाल पाती हूँ या 10 किलो आयरन निकाल पाती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या हो गया, और हो गया। तो किसी भी पत्थर के कलर के आधार पे, कठोरता के आधार पर, उसमें कितनी चमक है, उसके क्रिस्टल्स कैसे हैं, उसका घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, इसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि वो मिनरल किस तरीके का मिनरल होगा और उस मिनरल को हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं। जब भी मिनरल्स पाए जाते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्रिविसेस में, गैप्स में ये मिनरल्स अवशेष की तरह मिलते हैं। अगर हम अवसादी चट्टानें देखें, जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, तो वहाँ पर लेयर्स में पाए जाते हैं। जब इनकी लेयर्स पाई जाती हैं तो जिप्सम, पोटाश, ये कुछ प्रमुख मिनरल हैं जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्र में अगर हम देखें तो हम मुख्यतः मैंगनीज, ब्रोमीन, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें। अगर हम एलुवियल डिपॉजिट्स देखें जो कि नदियों के आसपास होते हैं, तो वहाँ पर हमें प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्लेसर डिपॉजिट का आपका गोल्ड, थोरियम, प्लैटिनम, ये सारे हैं। आपके केरल के मोनेजाइट सैंड के आसपास जो प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं वो थोरियम और मोनेजाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरीके से जो कोयले की माइनिंग की जाती है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसा कि हमने देखा, जहाँ पर कोयले की लेयर बहुत मोटी होती है वहाँ पर थिक सीम कोल माइनिंग की जाती है और ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है। पर जहाँ पर कोयले की लेयर बहुत ही पतली होती है वहाँ रैट होल माइनिंग की जाती है, जो कि मेघालय में आजकल न्यूज़ में है। और 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इसे बैन कर दिया था, फिर भी ये माइनिंग चली जा रही है। तो ये क्या है, एक इलीगल तरीके की माइनिंग है जो उस एरिया में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपकी परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम देखते हैं कई जगह आपको पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। मुख्यतः गोदावरी कृष्णा बेसिन जो है आपका, वहाँ पर गुजरात के आसपास और आसाम में पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम किसी भी खनिज को समझ सकते हैं। खनिज जो है मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, या ऊर्जा के संसाधन हो सकता है। जो मेटालिक होगा वो मुख्यतः लोहा प्रदान हो सकता है जिसको हम फेरस कहते हैं, जैसे आयरन, मैंगनीज, निकल।
नॉन फेरस हो सकता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है, जैसे कॉपर, लेड, टिन। और फिर बहुत ही बेशकीमती हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं सोना या चांदी। इसके अलावा नॉन मेटालिक होते हैं जिसमें हम पोटाश, नमक, माइका, इन सब की बातें करते हैं। और जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं उसमें कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब ऊर्जा के संसाधन माने गए हैं। तो एक एक करके चर्चा करते हैं अलग अलग खनिज पदार्थों पे और इनकी महत्ता पे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन की या लोहे की, जिसको फेरस कहा गया है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब आयरन के अलग अलग ओर पाए गए हैं। हर में अलग अलग मात्रा में आयरन कंटेंट माना गया है। मैग्नेटाइट में जो आयरन कंटेंट है वो 60 से 70% है, जबकि हेमेटाइट में सिर्फ 50 से 60% है। हेमेटाइट इंडस्ट्रीज के काम में आता है। मैग्नेटाइट जो है उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे नाम से समझ में आ गया मैग्नेटाइट, तो उसमें चुंबकीय शक्ति होती है और इस चुंबकीय शक्ति की वजह से वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम में आता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर देखा जाए भारत में तो कर्नाटक में है, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में आपके मयूरभंज और खिजनूर दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आपके लोहे का डिपॉजिट पाया गया है। इसी तरीके से आपके झारखंड में नोआमुड़ी माइंस है सिंहभूम में, जहां पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइट की माइनिंग की जाती है। बेलेडेला में, जो कि आपके दुर्ग बस्तर के क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा हेमेटाइट के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। चित्रदूर, चिकमंगलूर और तुमकुर का क्षेत्र जो कि कर्नाटक में लगता है, वहाँ पर बहुत सारा जो आयरन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ से। कहाँ, अब ये एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, क्योंकि कर्नाटक में ये हो रहा है तो कर्नाटक का जो पोर्ट होगा, और वो पोर्ट है आपका मैंगलोर, तो मैंगलोर से ये एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से आपके गोवा में, महाराष्ट्र में भी कोयले के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है मैंगनीज। मैंगनीज आपकी आयरन इंडस्ट्री और लोहे, जो स्टील इंडस्ट्री है, उसमें कार्य में आता है। जो लोहा है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए मैंगनीज डाला जाता है। तो लगभग 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज को काम में लिया जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्री में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेंट्स में भी काम में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र अगर देखा जाए तो उड़ीसा में है, उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मैंगनीज के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। कॉपर या तांबा जिसे हम कहते हैं, इसकी जो उत्पादन है वो भारत में बहुत ही कम मात्रा में देखा गया है। मुख्यतः केबल्स बनाने के लिए, वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। भारत में मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम में और राजस्थान में खेतरी जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, HCL, तो वहाँ पर आपका कॉपर का प्रोडक्शन मुख्यतः देखा गया है। अगला है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट एक और है। बॉक्साइट से जो मिनरल मिलता है वो क्या है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम सिलिकेट के डिकम्पोजिशन से बनता है। सबसे ज़्यादा मात्रा उड़ीसा में देखी गई है, उसके बाद गुजरात और कर्नाटका में इसकी मात्रा देखी गई है। अमरकंटक, मैकाल और बिलासपुर, कटनी के क्षेत्र में भी आपका बहुत सारा बॉक्साइट पाया गया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप बहुत साल पुरानी बात देखें तो जो नेपोलियन 3 शासक थे उनके काल में एल्यूमिनियम को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि राजा के कपड़े, राजा के बर्तन, राजा के जो ड्रेस के बटन होते थे वो भी एल्यूमिनियम के बनाए जाते थे। तो एल्यूमिनियम की उस समय पे इतनी महत्ता थी। पर 30 साल बाद इस चीज़ में इतना बदलाव देखा गया कि फ्रांस के जो भिखारी थे वो एल्यूमिनियम के कटोरे काम में लेते थे। तो किस तरीके से कोई मेटल एक समय पे जो बहुत ही प्रेशियस माना जाता था वो धीरे धीरे कॉमन मैन की यूटिलिटी किस तरीके से बन गया, वो आप एल्यूमिनियम के उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला है माइका। माइका हमेशा लेयर्स में पाया जाता है, तो जहाँ पर भी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर आपको माइका दिखेगा। तो ये नॉन मेटालिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इसमें है। इसका लॉस फैक्टर कम होता है, लो पावर होता है, और इसमें इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंसुलेशन का कार्य चाहिए होता है वहाँ माइका को काम में लिया जाता है। झारखंड में कोडरमा में, राजस्थान में अजमेर में और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में मुख्य तरीके से
आपकी माइका का उत्पादन क्षेत्र देखा गया है। लाइमस्टोन की अगर बात करें तो ये दूसरी सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान है जो हम समझते हैं। मुख्यतः आपके फॉसिल्स या लेयर्स स्ट्रक्चर में ये लाइमस्टोन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा गया है। अब ये किस चीज़ का प्रोडक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है माइनिंग और कंजर्वेशन। माइनिंग अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। बहुत सारी खनन गतिविधियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पानी को भी खराब किया जाता है माइनिंग की गतिविधियों से। माइनिंग से स्लरी जो है वो निकलती है मुख्यतः मार्बल के वेस्ट से। रिप्लेनिशमेंट उतना नहीं हो पाता जितना कि उत्पादन है। तो निश्चित तौर पे क्या ज़रूरी है, जो मेटल्स को रिसाइकिल किया जा सकता है उनको वापस बनाने की ज़रूरत है, तो रिसाइकलिंग की ज़रूरत है। और जो नहीं हो सकते हैं तो वहाँ पर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा दो तरीके से हम समझते हैं, या तो कन्वेंशनल सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो कि साल दर साल से प्रथा की तरह चले आ रहे हैं, जैसे काउडंग हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये साल दर साल से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। नॉन कन्वेंशनल वो हैं जो मेथड्स ट्रेडिशनल नहीं हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपकी ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कोयले की। कोयला बहुत समय के कंप्रेशन से बनता है। तो जब भी कोई डेड लीव्स या प्लांट्स धीरे धीरे मिट्टी में जमा होते जाते हैं तो सालों के, मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और कोयले का निर्माण होता है। कोयला चार तरीके का होता है। पीट वो कोयला है जो सबसे हल्का कोयला माना गया है, सबसे कम कार्बन इसमें पाया गया है और इसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मुख्यतः जो दलदली क्षेत्र हैं वहाँ पर पीट देखा गया है। इसका अगला होता है लिग्नाइट, जो कि भारत में मुख्यतः नेवली के क्षेत्र में इसका खनन किया गया है, तमिलनाडु में। इसका ग्रेड कम माना गया है, मुख्यतः ब्राउन कलर का होता है और इसमें मॉइस्चर या नमी का कंटेंट ज़्यादा होता है। इससे बेहतरीन जो कोयला है वो बिटुमिनस माना गया है और जो सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। बिटुमिनस कोयला गहरी लेयर्स में पाया जाता है जहाँ तापमान ज़्यादा है और मुख्यतः कॉमर्शियल यूज़ में काम में आता है, ब्लास्ट फर्नेस में काम में लिया जाता है। कोयले के डिपॉजिट्स अगर भारत में देखे जाएँ तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से गोंडवाना पीरियड और टर्शरी पीरियड से हैं। जो गोंडवाना डिपॉजिट्स हैं वो मुख्यतः आपके झरिया, बोकारो, रानीगंज, दामोदर, गोदावरी के क्षेत्र में पाए गए हैं, जबकि जो टर्शरी डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा रीसेंट क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो मुख्य रूप से जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, उन क्षेत्रों में पाए गए हैं। कोयले की इंडस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ पर भी हैं उनको इस्टेब्लिश करना बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोयला एक बहुत ही बल्की मटेरियल है जिसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसको कोयले के फील्ड्स के पास में ही यूजुअली इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया जाता है। अगली इंडस्ट्री जो हम समझेंगे वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपकी फर्टिलाइज़र और टेक्सटाइल के करीब में होती है। इसको लिक्विड गोल्ड कहा गया है। जहाँ पर भी एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन फॉर्मेशंस हैं, फोल्ड्स देखे गए हैं, वहाँ पर आपका पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। तो जितने भी एंटीक्लाइंस हैं उसमें ऑयल ट्रैप हो जाता है, उसमें ऑयल जम जाता है और वहाँ पर आपके पेट्रोलियम डिपॉजिट्स देखे गए हैं। लगभग 63% जो प्रोडक्शन है वो मुंबई हाई से किया गया है। उसके अलावा 18% प्रोडक्शन आपके जो गुजरात के क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर का क्षेत्र है, वहाँ से किया जाता है और 16% प्रोडक्शन आपके आसाम के क्षेत्रों से किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात की, गुजरात में अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। आसाम में आपके दिग्बॉय, नाहरकटिया और हुरीगंज जो हैं वो सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन देखा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक बहुत ही साफ एनर्जी माना गया है जो बिना पेट्रोलियम के भी काम में लिया जा सकता है और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकलता है उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, आपका बॉम्बे हाई रीजन और गल्फ ऑफ कैम्बे का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः आपके नेचुरल गैस का क्षेत्र है। इसमें दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो आपका है सीएनजी जिसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जो मुख्यतः व्हीकल्स में काम में आता है, और एक एलपीजी है जो आपके घरों में सिलेंडर
आता है। तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन डली है उसको बोलते हैं एचपीजे पाइपलाइन। हजीरा जो कि आपके गुजरात में है, बीजापुर आपके मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर आपके उत्तर प्रदेश में। तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से होके उत्तर प्रदेश तक जाने वाली ये लाइन एचपीजे पाइपलाइन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। ऐसा माना जाता है इसमें 3 पावर हाउस हैं, एक गुजरात में कवास के क्षेत्र में है, राजस्थान में अंता के क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश में अरुलिया के क्षेत्र में है। इसी के साथ इस पे 6 फर्टिलाइजर या उर्वरक प्लांट भी स्थापित हैं जो कि बीजापुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आपके अनोला और बाबराला के क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये हो गया आपका नेचुरल गैस। अगला है इलेक्ट्रिसिटी। अब ऊर्जा का जनरेशन किस तरीके से हो सकता है, या तो ये कोयले से हो सकता है, पेट्रोलियम या गैस से हो सकता है, इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। पानी से अगर होता है तो ये भाखरा नागल या दामोदर वैली के क्षेत्रों में होगा। न्यूक्लियर एनर्जी से होगा तो ये आपका यूरेनियम थोरियम होगा, मुख्यतः झारखंड से और अरावली से। केरल में मोनेजाइट के क्षेत्रों से होगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने कहा, वो सोर्स हैं जो कि ट्रेडिशनली काम में नहीं आ रहे हैं, हमने अभी अभी उनकी खोज की है और अब हम ये मानते हैं कि ये सोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सौर ऊर्जा, जैसे आपके भुज में माधोपुर का क्षेत्र है जहाँ पर सौर प्लांट लगाया गया है, इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर अलग अलग सोलर प्लांट्स आ रहे हैं। हाल ही की न्यूज़ के हिसाब से लद्दाख में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आने वाला है। पवन ऊर्जा जो कि आपकी मदुराई नागरकोइल के क्षेत्र में है तमिलनाडु में, गुजरात में, बहुत हद तक आपके केरल और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और लक्षद्वीप में देखी गई है। बायोगैस, जिसमें मुख्यतः गोबर गैस से प्रोडक्शन देखा गया है, केरोसिन, काउडंग और चारकोल का प्रोडक्शन देखा गया है। गल्फ ऑफ कच्छ में टाइडल एनर्जी जनरेशन है और जियोथर्मल एनर्जी मुख्यतः आपके पूगा वैली लद्दाख में और मणिकरण के क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। तो ये कुछ प्रमुख आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अब ये रेस जो है बहुत ही आगे बढ़ चुकी है क्योंकि हम मानते हैं कि विश्व भर में कई सारे देश ऐसे हैं जो 100% रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। वो बोलते हैं ना हम कोयला काम में लेंगे, ना हम पेट्रोल काम में लेंगे, ना हम नेचुरल गैस काम में लेंगे। तो स्वीडन एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने आप को पहला राष्ट्र डिक्लेयर किया है जो कोई भी फॉसिल फ्यूल्स को काम में नहीं लेगा, ना ही कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस। कोस्टा रिका ने बोला है हम 2021 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। निकारागुआ में 90% रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी कंज्यूम होगी 2020 तक। इसी तरीके से स्कॉटलैंड ने मुख्यतः पवन ऊर्जा पे शिफ्ट किया है और जर्मनी ने सौर ऊर्जा पे शिफ्ट किया है। तो ये विश्व भर के एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था जिसमें हमने खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में समझा। आगे के अध्यायों में हम और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। आप चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत